हेलो गाइस, माय नेम इज़ आशीर्वाद सैनी और मैं क्लास 12 के लिए फिजिक्स का कोर्स लेकर आया हूँ जो कि हम कम से कम टाइम में कवर करने वाले हैं। विद इन 10 आवर्स के अंदर हम इसे कवर करेंगे और एनसीईआरटी रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से हम इसे कवर करेंगे। आपके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के डेरिवेशंस भी, और प्रीवियस ईयर्स के हो सकता है न्यूमेरिकल भी हम क्या करें इसमें कवर करें। और एनसीईआरटी के आपको क्या करने पड़ेंगे, इसमें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल करने पड़ेंगे और मेरे 2 से 3 बार आपको नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे और गारंटीड आपके 75 में से 65 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। हम इस पूरे कोर्स को फर्स्ट यूनिट से लेके 14 यूनिट तक हम सारे का सारा विद इन 10 आवर्स के अंदर इसे पूरा करने वाले हैं। और जिस बच्चे ने अब तक कोर्स नहीं पढ़ा है या डर लग रहा है किसी को फिजिक्स से, या जो जेई मेन वाले बच्चे हैं, वो भी इसे क्या कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं और उनके भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सभी के सभी आपको नोट्स 1 to 14 यूनिट तक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे और वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। इट डजेंट मैटर आपने अब तक पढ़ाई की है या नहीं की है, या किसी को फिजिक्स से डर लग रहा था, अभी भी उसके पास क्या है, टाइम है, थोड़ा सा अवेलेबल टाइम है। इसमें भी आप अगर रीड कर सकते हैं, नोट्स को 2-3 बार रिवाइज कर सकते हैं, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सॉल्व एग्जाम्पल्स कर सकते हैं, तो गारंटीड 65 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। पिछली वीडियो में मैंने मॉडर्न फिजिक्स का सेकंड चैप्टर कवर किया था, एटम। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस क्या होता है? जो एटम के अंदर पार्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज जिसे बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूक्लियस किससे बना होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बना होता है। और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को हम क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हैं। प्रोटॉन पे चार्ज हमारा क्या होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg होता है। और सिंबल क्या होता है इसका? H होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। मास इसका कितना होता है? प्रोटॉन के इक्वली होता है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, या 1 AMU भी बोल सकते हैं इसे। और सिंबल क्या होता है? N। और चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन पे। न्यूट्रॉन की पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है? हाई होती है। लो आयनाइजिंग पावर होती है। और न्यूक्लियस क्या रहता है? स्टेबल। जो न्यूट्रॉन होते हैं स्टेबल रहता है विद इन द न्यूक्लियस। इसकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है, 3 बेसिक प्रॉपर्टी है। एक आप चार्ज वाली भी मेंशन कर सकते हो और एक मास वाली भी मेंशन कर सकते हो। तो हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है। न्यूक्लियस क्या रहता है, ओ सॉरी, न्यूट्रॉन क्या रहता है? न्यूक्लियस के अंदर स्टेबल फॉर्म में रहते हैं। और लो आयनाइजिंग पावर होती है क्योंकि चार्ज इसके पास अवेलेबल नहीं होता। फिर छोटी छोटी टर्म्स आती है हमारी आइसोटोप्स। आइसोटोप्स कौन से होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। आइसोबार क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन मास नंबर सेम होता है। और फिर आते हैं हमारे आइसोटोन। आइसोटोन कौन से होते हैं? हुज न्यूक्लियाई हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ऐसे एटम्स जिनके न्यूट्रॉन्स क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। इनके मैंने एग्जांपल दे रखे हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज क्या होता है? बहुत छोटा होता है और डिपेंड किस पे करता है? इट इज फाउंड दैट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियस। ये आया कहाँ से? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये आया कि जो वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का वो किस पे प्रोपोर्शनल रहता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे। तो न्यूक्लियस स्फेरिकल फॉर्म में होता है, 4 पाई बाई 3 पाई आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए न्यूक्लियॉन्स हो गया। आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए हो जाएगा। 4/3 पाई कॉन्स्टेंट टर्म में हटा देंगे और आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्यूब रूट ऑफ क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। और आर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक आर नोट आ जाएगा। ये हमारा रिलेशन आर इक्वल्स टू आर नोट ए की पावर 1/3। और यहाँ पे जो आर नोट होगा वो क्या होता है? रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स कहला जाती है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, या कह सकते हैं फर्मी होती है। तो न्यूक्लियस इतना छोटा होता है, इतनी रेंज तक की क्या लगा सकता है? वो फोर्स लगा सकता है। इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर यूनिट रेडियस भी बोला जाता है इसे। अब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होता है। दो प्रोटॉन के बीच में दो चीजें एग्जर्ट हो सकती हैं। एक कूलम्ब्स रिपल्सिव फोर्स लग सकती है चार्जेस के बीच में जो लगती है, और एक क्या लगती है? ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग सकती है इनके मास की वजह से। तो हमने दोनों कैलकुलेट करेंगे, कूलम्ब्स रिपल्सिव फोर्स भी कैलकुलेट करिए दो प्रोटॉन के बीच में, और उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैलकुलेट करें। अगर इनका कंपैरिजन करा जाए तो जो कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स होती है वो कंपैरेटिवली ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत गुना ज्यादा होती है। लगभग कितनी होती है? 10 टू द पावर 36 टाइम्स ज्यादा होती है ग्रेविटेशन फोर्स से। अगर इतनी ज्यादा न्यूक्लियस के अंदर फोर्स लग रही है तो इसे क्या कर देगा? एटम न्यूक्लियस को क्या कर देगा? वियर एंड टियर कर देगा। तो इसे ओवरकम करने के लिए एक थर्ड फोर्स एग्जिस्ट होती है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। फॉर न्यूक्लियस स्टेबिलिटी अ थर्ड टाइप ऑफ फोर्स एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स की जो स्टेबिलिटी होती है, न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी होती है, वो और चीजों पे भी कैसे डिपेंड करती है? एक डिपेंड करती है द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ इट्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अभी अगला टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट में हम,
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होती है वो जो न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। जितनी ज़्यादा वैल्यू उतना ज़्यादा न्यूक्लियस स्टेबल। और एक स्टेबिलिटी न्यूक्लियस की और चीज़ पे डिपेंड करती है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। अगर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो आपका 1 से ज़्यादा आ रहा है तभी आपका न्यूक्लियस क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। ये स्टेबल न्यूक्लियस को स्टेबल करने के तरीके होते हैं। फिर जो अभी न्यूक्लियर फोर्स पड़ी थी उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। न्यूक्लियर फोर्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है 10⁻36 टाइम्स को ओवरकम करना है, इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है। शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, अभी बताया, क्योंकि इसकी शॉर्ट रेंज होती है लगभग फर्मी में 1.5 फर्मी कह सकते हैं या 1.1 के आसपास फर्मी होती है। न्यूक्लियर फोर्स आर चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज पे डिपेंड नहीं करती न्यूक्लियर फोर्स। नॉन सेंट्रल फोर्स होती है, एक्ट अलोंग लाइन नहीं लगती, ठीक है। जो एक्ट अलोंग लाइन लगती है वो सेंट्रल फोर्स होती है, जो नहीं लगती वो नॉन सेंट्रल फोर्सेज होती हैं। दे आर बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्स बट कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ रिपल्सिव फोर्स। वैसे तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्स होती हैं, क्योंकि कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स को से कम करना है, लेकिन थोड़ा बहुत पार्ट इसमें क्या होता है, रिपल्सिव नेचर का भी होता है। ये बेसिकली प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मास एनर्जी इक्विवेलेंट, जो कि आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी थी, E = mc²। ये आती कैसे है, एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जहाँ पे पार्टिकल जो होते हैं लाइट की स्पीड से चलते हैं, वो वाली थ्योरी को बोलते हैं स्पेशल रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी। इट फॉलोज दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज इक्वल टू c² टाइम्स द इंक्रीज इन मास ड्यू टू इट्स मोशन। मतलब रिलेटिविटी थ्योरी के हिसाब से जो काइनेटिक एनर्जी होती है मूविंग पार्टिकल की, वो किसके इक्वल होती है, c² टाइम्स द इंक्रीज इन मास ड्यू टू इट्स मोशन। तो हम T से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को, वो किसके इक्वल आ जाएगी, m - m0 इंटू c²। m - m0 क्या है, चेंज इन मास है। m यहाँ पे क्या होगा, मोशन में मास होगा, और m0 क्या होगा, जो रेस्ट मास होगा पार्टिकल का वो। आइंस्टाइन के हिसाब से क्या कहता है आइंस्टाइन, द रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल इज ड्यू टू इंटरनल स्टोर एनर्जी m0 c² कॉल्ड रेस्ट मास एनर्जी। जो रेस्ट मास एनर्जी होती है पार्टिकल की वो कितनी होती है, m0 c² होती है। तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, एक तो m0 c² जो रेस्ट मास एनर्जी है, और जो मूविंग करते हुए उसकी कौन सी आ रही थी, टोटल एनर्जी। दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हमारे टोटल एनर्जी आ जाएगी, जो कि आएगी कितनी, E = mc²। आइंस्टाइन ने कहा किसी अगर मास को लाइट की स्पीड से फेंक दिया जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन था आइंस्टाइन का। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट होता क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स में दो चीजें होती हैं, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन। मतलब कि इनका मास का जो जितने भी मासेस होंगे, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास, इन्हें क्या करना है, ऐड करना है, और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस। जो रेस्ट मास होगा न्यूक्लियस का वो सब्ट्रैक्ट करना है। तो डेफिनेशन, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स constituting a nucleus and the rest mass of nucleus is known as mass defect होता है। डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास एक एटम है X, जिसके प्रोटॉन कितने हैं Z और मास नंबर कितना है A। सबसे पहले इसके हम क्या निकाल लेते हैं, न्यूक्लियॉन्स का मास निकाल। न्यूक्लियॉन्स में दोनों चीजें होंगी, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी होंगे। प्रोटॉन कितने हैं Z, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना है m 1.67 इंटू 10⁻⁻27। इसे हमने MP मान लिया, तो Z इंटू MP आ जाएगा प्रोटॉन का मास। अब न्यूट्रॉन कितने बचे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, A - Z, ये न्यूट्रॉन बचे। न्यूट्रॉन का मास कितना मान लिया हमने, Mn मान लिया। तो ये तो हमारा क्या आ गया, मास, न्यूक्लियॉन्स का मास आ गया। अब बचा हुआ मास हमने क्या माना हुआ है, Mn। जो Mn माना हुआ है वो क्या है, रेस्ट मास है न्यूक्लियस का, जो कि कौन सा एटम है, यहाँ मिस हो गया। एटम कौन सा था हमारे पास, X एटम था, जो ये इसका रेस्ट मास, जो बचा हुआ मास है वो हमने Mn से डिनोट किया हुआ है। तो न्यूक्लियॉन्स के मास में से रेस्ट मास को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, मास डिफेक्ट निकल के आएगा। ठीक है जी, ये इसका फॉर्मूला है मास डिफेक्ट का। उसके बाद टर्म आती है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट। जो एनर्जी मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, डेल्टा m इंटू c² से अगर ऐसे करते हैं तो जूल में आंसर आएगा, और डेल्टा में मास डिफेक्ट में अगर 931.5 की मल्टीप्लाई करा देते हैं डायरेक्टली तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो बाइंडिंग एनर्जी अभी कैलकुलेट कर चुके। न्यूक्लियॉन क्या होता है, मास नंबर A से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, जो भी पीछे बताया था। जितनी ज्यादा वैल्यू उतना न्यूक्लियस स्टेबल रहेगा। लास्ट इसमें आता है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन। मास डिफेक्ट को अगर न्यूक्लियॉन से डिवाइड कर दिया है तो क्या निकल के आता है, पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आता है।
अगर मास नंबर हमारा 20 से कम है तो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और अगर थोड़ा मास नंबर क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। लेकिन अगर मास नंबर 180 से ज्यादा हो जाता है, फिर से पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। मतलब कि लेस देन 20 और ग्रेटर देन 180 वालों के लिए तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी पैकिंग फ्रैक्शन, और उनके बिल्कुल इंटरमीडिएट या बीच में कह सकते हो, वहां पे वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी पैकिंग फ्रैक्शन की। फिर हमारा एक कर्व आता है बाइंडिंग एनर्जी कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है बाइंडिंग एनर्जी कर्व, जिसमें कि मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में क्या बनाया गया, ग्राफ बनाया गया। ठीक है, इस ग्राफ से क्या क्या पॉइंट पता लगते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये हमें पता लगता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर लाइट न्यूक्लियाई इज वेरी स्मॉल। जो लाइट न्यूक्लियाई कैसे, कौन सा, हाइड्रोजन हो गए आपके, या लिथियम वगैरह, हीलियम वगैरह, ये क्या होते हैं, लाइट न्यूक्लियाई होता है। इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी, वैसे मेनली हम हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो क्या है, बहुत कम है। लाइट न्यूक्लियाई की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है वो बहुत कम होती है, मतलब कि अगर कम है तो ये क्या होंगे, लेस स्टेबल होंगे। दूसरा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस रैपिडली फॉर न्यूक्लियाई अप टू मास नंबर 20। मास नंबर 20 तक आपका जो ग्राफ है एकदम से क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट में आ रहा है, एकदम से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, और 20 तक जाते जाते इसमें कुछ पीक वैल्यूज आ रही है। जैसे पीक किस किस की वैल्यूज आ रही है, हीलियम पे पीक वैल्यू आ रही है, कार्बन पे पीक वैल्यू आ रही है, ऑक्सीजन पे क्या आ रही है, पीक वैल्यू। जो पीक वैल्यूज होंगी उन पे अपने नेबरिंग वालों से ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, मतलब कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उनकी थोड़ी क्या होगी, ज्यादा होगी अपने नेबरिंग वालों से। ठीक है जी। After mass number 20, binding energy per nucleon increases gradually, and for mass number between 40 to 120, the curve become more or less flat. 40 से लेके 120 तक जो आपका कर्व आ रहा है, लगभग ये वाला जो पोर्शन आ रहा है, इसमें जो कर्व है बहुत ज्यादा स्टेबल फॉर्म में है, मतलब कि आपका क्या है, लेस फ्लैट नेचर में है। और यहीं पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा भी होगी। सबसे ज्यादा मतलब कितना है, इसका एवरेज वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। इस दौरान जितने भी आपके एटम्स आ रहे होंगे वो सारे क्या होंगे, स्टेबल फॉर्म में लगभग लगभग होंगे। और सबसे ज्यादा इनमें किसकी होती है, आयरन की, और जो कि कितनी होती है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मास नंबर 20 के बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन स्टार्ट डिक्रीजिंग होनी शुरू हो जाएगी, और कहां पे आके रुकेगी, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आके रुकेगी, जो यूरेनियम के लिए होती है। तो दिस लो वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इससे पता क्या लगता है, जो आपके हैवी न्यूक्लियाई होते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, कम है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है तो इसका मतलब कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स को वो क्या नहीं कर पा रहे, टॉलरेट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं वो डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर देंगे। डिसइंटीग्रेट करते टाइम पे या तो वो क्या निकालेंगे, अल्फा पार्टिकल निकालेंगे या बीटा पार्टिकल निकालेंगे। अल्फा पार्टिकल निकाल रहे हैं तो उसे बोला जाएगा अल्फा डीके, और अगर इलेक्ट्रॉन्स या बीटा पार्टिकल्स निकाल रहे हैं तो उसे बोला जाएगा बीटा डीके बोला जाएगा। ठीक है जी। और फिर एक पॉइंट और आता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हैज अ लो वैल्यू फॉर बोथ लाइट एज वेल एज हैवी न्यूक्लियाई। दोनों पॉइंट हमने पहले भी पढ़ चुके। जो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है, और जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है। अगर अब इन्हें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को ज्यादा करना है, अगर लाइट न्यूक्लियाई को बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, इन्हें इन्हें कंबाइन होना पड़ेगा, लाइट न्यूक्लियाई को फ्यूज होना पड़ेगा आपस में। ठीक है, फ्यूज होके जो एलिमेंट बनेगा आपका, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी, ज्यादा होगी। और क्योंकि कंबाइन हो रहे हैं तो ये प्रोसेस कौन सा कहला जाता है, फ्यूजन प्रोसेस कहला जाता है। ठीक है, ये आपका प्रोसेस होगा फ्यूजन प्रोसेस। और जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है, उनकी ज्यादा बढ़ाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, डिसइंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब कि या तो अल्फा डीके करना पड़ेगा या बीटा डीके, मेनली तो अल्फा डीके करना पड़ता है। तो ये अल्फा डीके करने के बाद उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होनी शुरू हो जाएगी, थोड़ा बढ़नी शुरू हो जाएगी, और ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाया जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाया जाता है। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर ग्राफ से हमारा ये पॉइंट्स निकल के आते हैं। अभी हमने पीछे टॉपिक पढ़ा था एक न्यूक्लियर फोर्स, वो थोड़ा छूट गया था इसका ग्राफ। पोटेंशियल एनर्जी और रेडियस में आपका क्या है, एक ग्राफ है। एक हमारी आर नोट वैल्यू, आर नोट हमने बताया था क्या होती है, न्यूक्लियर रेंज फोर्स होती है हमारी। जैसे से आर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी पहले तो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और फिर बाद में क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। आर नोट से पहले जितनी भी हमारी वैल्यूज होंगी, या पोटेंशियल एनर्जी जब डिक्रीज हो रही होगी, इसका मतलब क्या है हमारा, कि जो नेचर होगा यहाँ पे वो क्या, कैसा नेचर होगा, रिपल्सिव नेचर होगा। और आर नोट के बाद नेचर कैसा होगा, पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है तो अट्रैक्टिव नेचर होगा। ये मैंने
नोट कर दिया है। और आर नोट की लगभग लगभग वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 0.8 फर्मी होती है। ये टॉपिक वहीं पे पढ़ना था आपको, सॉरी यहाँ पे लिख दिया गया। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना कौन सा होता है, जब आपका अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है और अनस्टेबिलिटी की वजह से और स्टेबिलिटी में आने की कोशिश करने के लिए जब वो क्या करता है, पार्टिकल्स को एमिट करता है। तो अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा या बीटा करेगा या गामा पार्टिकल्स भी रेडिएट कर सकता है। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव। द अनस्टेबल न्यूक्लियाई गेन्स स्टेबिलिटी, अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या गेन सॉरी अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या गेन करेगा, अनस्टेबल स्टेबल में आने की कोशिश करे, और स्टेबल में आने की कोशिश करने की वजह से वो या तो एमिटिंग करेगा अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल या गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, द हैवी न्यूक्लियर सच एज यूरेनियम अंडरगो डिसइंटीग्रेशन बाय देयर ओन रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू एलिमेंट। सच न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, यहाँ पे मिस हो गए, डिसइंटीग्रेशन है, डिसइंटीग्रेशन आर कॉल्ड नेचुरल न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। एक हैवी न्यूक्लियाई अपने आप को स्टेबल फॉर्म में लाने के लिए क्या करता है, डिसइंटीग्रेट करता है, और डिसइंटीग्रेट की वजह से ये नए एलिमेंट्स क्या करता है, फॉर्म करता है, और ऐसे डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन बोलते हैं। और अगर ये ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस आर्टिफिशियली करा जाए तो उसे बोला जाता है न्यूक्लियर रिएक्शन। दो तरह की न्यूक्लियर रिएक्शन हमारे पास होती है, एक फिजन होती है और एक हमारे पास फ्यूजन होती है। अगर जनरल न्यूक्लियर रिएक्शन देखनी है तो मैंने एक जनरल न्यूक्लियर रिएक्शन रिप्रेजेंट करके बताई। इसमें एक्स क्या है हमारे पास, टारगेट न्यूक्लियस है, पी क्या है, बॉम्बार्डिक आपका पार्टिकल होगा, वाई एक रेजिडुअल न्यूक्लियस आया है, और ओ क्या है, आउटगोइंग पार्टिकल है, और क्यू क्या होगा यहाँ पे, ट्रेमेंडस अमाउंट में जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है। ठीक है, जो हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है 4 लॉ को फॉलो करती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियर नंबर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी फॉलो करेगी, कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी को भी फॉलो करेगी, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी फॉलो करेगी। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, जिसमें हैवी न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होकर क्या बनाता है, 2 नए एलिमेंट बनाता है और ट्रेमेंडस अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करता है। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियाई ऑफ नियरली कंपैरेबल मासेस विद लिबरेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। यूरेनियम में एक न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग हुई, बॉम्बार्डिंग करने की वजह से मिला क्या, बैरियम मिलेगा, एक क्रिप्टन नए एलिमेंट मिले, 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन मिलेंगे और ट्रेमेंडस अमाउंट में एनर्जी। 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन मिल रहे हैं, ये फिर से यूरेनियम के साथ क्या करेंगे, बॉम्बार्डिंग करेंगे, फिर 3 और निकाल, ये 3 एक न्यूट्रॉन ने कितने न्यूट्रॉन निकाले, 3 न्यूट्रॉन कितने निकालेंगे, 9 न्यूट्रॉन निकालेंगे, 9 कितने निकालेंगे, 27, और ये रिएक्शन चलती रहती है। इसलिए बोला जाता है कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है, हैजार्डस रिएक्शन होती है, अनकंट्रोलेबल होती है। कंट्रोल करने के लिए जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में लगाया जाता है तो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब मॉडरेटर से उनकी स्पीड को पहले कम किया जाता है, फिर एब्जॉर्ब करने के कैडमियम या बोरोन रोड का इस्तेमाल किया जाता है। और जो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है इसमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है, या हम कह सकते हैं 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन होती है। एक लास्ट आता है इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें क्या होता है, जब 2 लाइट न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद एक हैवी न्यूक्लियाई बनाता है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली लाइट न्यूक्लियाई, हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, लेकिन इन्हें पॉजिटिव पॉजिटिव को आपस में मिलाना है, फ्यूज कराना है, और एक हैवी न्यूक्लियस को बनाना है, हीलियम को बनाना है। तो इन्हें लाने के लिए, क्लोजली लाने के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के लगभग लगभग कितना, इसमें लिखा हुआ है टेम्परेचर 10 टू द पावर 7K के आसपास, इतने केल्विन टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए। और इतना टेम्परेचर कैसे आएगा, इसके लिए न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करानी पड़ेगी, तब जाके इतना टेम्परेचर आएगा, और तब जाके हाई टेम्परेचर में वो दोनों पॉजिटिव चार्ज, आपकी काइनेटिक एनर्जी उनकी मैक्सिमाइज होगी, तब जाके वो आपस में मिलेंगे। ठीक है, टू कैरी आउट फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई दे मस्ट बी ब्रॉट सो मच क्लोज टू ईच अदर दैट इज ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक repulsion and come within the attractive range of nuclear force. This is possible only when they approach each other with kinetic energy of the order of 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मोर। और ये कब आएगा, जब आप ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, और ज़्यादा टेम्परेचर फ्यूजन की वजह से ही आएगा। तो ये आपका, और इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट की दे रहे हैं या ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। तो ये आपका यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट 13।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी को क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। दिस इज आशीर्वाद सैनी साइनिंग ऑफ।